अभिषेक जी, ये 2047 तक की बात करते हैं। इन्होंने 2022 का विजन रखा कि हर किसान की आमदनी डबल होगी, हर गरीब को मकान मिल जाएगा, तरह तरह की बातें की, 15 से 20 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में यूं ही आ जाएंगे। और हमारी सरकार बनी तो 100 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था देश के साथ। लेकिन जो 100 दिन का कमिटमेंट था वो इनसे पूरा नहीं हुआ। उसको इन्होंने खुद स्वीकारा कि ये हमने एक झूठ बोला था, चुनाव जीतने के लिए लोगों को बरगलाया था। ठीक है, उस झूठ का नाम इन्होंने रखा जुमला। ठीक ये है। दुनिया में या तो जो हम कहते हैं और उसको करते हैं तो सच चलिए होता है, ठीक है आदेश जी, या जो अब हम अब कहते हैं उसको अब नहीं अब करते मैं निपुण जी वो के पास झूठ जा रहा हूं। होता है। निपुण जी आपके पास आ दूसरा रहे हैं। जी। दूसरा अभिषेक सर जी, फिर आता हूं, आदेश जी ये देखिए, फिर ऐसे में होता है कि समय ज्यादा कम, फिर शिकायतें सबकी, आप लोगों की ही होती हैं शिकायतें कि समय कम ज्यादा मिला, तो प्लीज इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखने दीजिए। निपुण जी आपके पास आ रहे हैं। समझना अब ये चाहेंगे कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति है, जैसा मैंने कहा सेंटिमेंट पे वोट डलते हैं, क्या आईएनडीआईए अलायंस उस नब्ज को नहीं पकड़ पा रहा है जनता की, जिसे बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ती है? जी बिल्कुल, तो आपने कहा, मैं सहमत हूं। और जनता के पास का रोष भी बीजेपी ने इस बात से उठाया भी है। जैसे डीएमके द्वारा सत्तानुशासन के बारे में इस पर ध्यान देना। और अभी मैं सोच कि जब आपने आदित्य जी से पूछा, तो शायद आदित्य जी पे कुछ व्यक्ति बोलेंगे कुछ कि भाई हमारा उन पे कोई देना नहीं है, लेकिन उन्होंने उस बात को कही भाजपा आचार थे, वो आचार से पहले की बात उन्होंने बयान दिया। तब बोल सकते थे पता नहीं लगी थी, अब बोल सकते हैं कि इस प्रकार के किसी बयान से पार्टी का कोई विश्वास करने लगते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखिए बात क्या है कि हम जब विकास की बात करें, कोई संदेह है, हम सड़कों की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, हर क्षेत्र में बात करें, महंगाई और बेरोजगारी वाकई में जो दिखने वाला मुद्दा है वो है। लेकिन बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा क्या विपक्ष बना पाया? नहीं बना पाया। वो और मुद्दों में उलझा रहा। आप देखिए तमाम तरह की चीजें, वो सनातन के ऊपर उलझे रहे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाकर बीजेपी को बहाना दे दिया। अगर कांग्रेस चली जाती तो शायद ये मुद्दा उतना उठ ही ना पाता। कह रही थी कांग्रेस भी कि हम भी राम मंदिर के साथ में थे, हम भी साथ में खड़े हुए। आदेश जी ने कहा, राजीव गांधी जी का जिक्र किया या बाद में नरसिंह राव जी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात जिक्र किया, लेकिन फिर प्राण प्रतिष्ठा में गए क्यों नहीं? ये जाते ही क्या किया उन्होंने, पिछले सारे कार्यों पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, अब गरीबी का मुद्दा क्यों उठाते हैं? जब गरीबी 10% आज रह गई है तो इसका तो श्रेय सरकार को देना पड़ेगा ना भाई। और मैंने आपको बताया कि महंगाई बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। और महंगाई की जब बात कर रहे थे, मैं डाटा में आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा जो महंगाई की दर रही है वो 8.35% 1972 में रही है, फिर 2004 में 8.28% रही है। 2021 में महंगाई दर 4.10% रह गई थी। अब ये महंगाई का जो दर का मामला है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत कम ये कह देना गलत होगा। तो कुल मिला के मैं अगर बातें कहूँ, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा हो सकता था, लेकिन विपक्ष इसमें फेल हुआ। और सरकार के पास में बहुत सारे आधार हैं कि वो इस मुद्दे को भी काउंटर कर सकते हैं। जब वो विकास की बात करेंगे, हमारे फोरेक्स की बात करेंगे, हमारे स्टार्टअप की बात करेंगे, हमारे मुद्रा लोन की बात करेंगे। आपको पता है कि 40 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभार्थी हैं। मुद्रा लोन के द्वारा जो पैसा दिया जाता है लोगों को, उन्हें सीधा सीधा लाभार्थी है। बीजेपी गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उसकी योजना है, उस योजना से किसानों को 6,000 रुपये पर ईयरली मिला है। क्या ये फायदा नहीं है? मेरी बात किसानों की इनकम दोगुनी करने का। बीजेपी का 2019 का घोषणा पत्र मैंने देखा, उसमें लिखा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि किसानों की इनकम दोगुनी हो जाए, और वो प्रयास कर रहे हैं भाई। कम से कम 6,000 रुपये का जो वादा किया था वो तो पूरा किया ना, डीबीटी देने का, ठीक है और हर निपुण जी, गरीब को मकान देने की बात। ठीक है। फराज जी आपके पास आ रहे हैं। समझना ये चाहेंगे कि क्या वाकई में जिस तरीके से चाहे 370 की बात हो या राम मंदिर की बात हो और सनातन पर जो बयान सामने आए, चाहे वो तमिलनाडु से सामने आया हो, उसको लेकर के जो रुख रहा आपके अलायंस का, उसकी वजह से आपके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा इस बार दिख रही हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं निपुण जी की बात का कुछ जवाब दूंगा, वरना यह है कि आपके जो दर्शक हैं वो थोड़े से उनको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी।
तीन बातें इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। एक जीडीपी की बात करी, एक पर कैपिटा इनकम की बात करी और कुछ आंकड़े गिनाए महंगाई के। अब ध्यान से सुनिएगा, 2004 में इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था वो था 0.722 ट्रिलियन डॉलर का, जो कि 2014 तक हो गया 2.04 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी बढ़ी, 182%। फिर 2023 में यह आंकड़ा पहुंचा करीब करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर, कितनी बढ़ी, 83%। यूपीए के शासन काल में 182% और एनडीए के 10 साल में 83%। अब दूसरी बात, हमारे भाई पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। अरे साहब, पर कैपिटा इनकम अपनी कितनी है, $2200। मतलब बोल रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ रही है। अरे साहब, पर कैपिटा इनकम में हम पूरे विश्व में 142वें स्थान पर हैं और G20 में हम बॉटम उस पर हैं। तीसरी बात, अभी पड़ोसी देशों की बात हो रही थी। 2010 में चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 3.6 टाइम्स थी, आज कितनी पता है आपको, 5.3 टाइम्स। यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया भर में, सुनिएगा अभिषेक जी, दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन अपने 3 साल के निचले स्तर पर है और भारत में इसी संस्था के हिसाब से 74% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब तीसरी बात यह है कि आरबीआई को तो मानते हैं ना सब लोग, या आरबीआई को में भी बोलेंगे कि ये जॉर्ज सोरोस का हाथ है। आरबीआई का अभी 2 दिन पहले एक आंकड़ा आया है, आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इसके हिसाब से 62% लोग इस देश में बोलते हैं कि नौकरी के हालात यहां बहुत अच्छे नहीं है। 73% लोग बोलते हैं कि इनकम लेवल कम हो गई है। 99% लोग कहते हैं कि महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। अब बात आ जाइए किसानी पर। अभी किसानों की दुगनी आय और तिगनी आय की बात कर रहे थे। 15 जनवरी 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपती है जिसका नाम है अकाउंट एट अ ग्लांस। अभिषेक जी, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.24 ट्रिलियन रुपीस कृषि बजट को सरेंडर कर दिया। फिर से सुनिए, 1.24 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें 2022-23 में 21,005 करोड़ रुपए इन्होंने सरेंडर किए। दूसरी बात, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो यूपीए 2 के टाइम पर 0.8% ऑफ द जीडीपी थी, वो घटा करके 0.5% ऑफ द जीडीपी कर दी गई। एग्री एक्सपेंडिचर एनडीए 2 का, मैं यूपीए की बात नहीं कर रहा हूं, आपने ये बीमारी गिनाई, आपने ये तो बताया।